हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विथ अशोका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। तो आज जो देना था हमें वो रीतिकाल के भाग 2 से वीडियो देना था, लेकिन आप सभी के कमेंट मैसेज हमारे तक आ रहे थे। आप सभी चाहते थे कि सर भाषा विज्ञान पे एक वीडियो बनना चाहिए। तो भाषा विज्ञान से मैं जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके इस जो प्री चैनल है आपका टारगेट विथ अशोका, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने इस भाषा विज्ञान शीर्षक से आज प्रश्नों की श्रृंखला को हल कराऊंगा। देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी टॉपिक मैं लेके चलूं उस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्टलाइज ना करूं। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे मुझे उस शीर्षक से चाहे 2 से 3 वीडियो ही क्यों ना देना पड़े, मैं दूंगा। लेकिन आपके उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनसे मैं समझौता नहीं करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। आपके सार्थक कमेंट हम तक पहुंचते हैं तो मेहनत करने को हमारा भी एक प्रोत्साहन मिलता है मेहनत करने को। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि होता ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जब फ्री क्लासेज में आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपके अंदर वो प्रतिबद्धता नहीं हो पाती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैं मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, उसका आप सार्थक परिणाम दें। आपके अंदर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फ्री क्लासेज हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सभी वीडियोज़ आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जब भी आपके पेपर होंगे आप देख लीजिएगा, पूरे प्रश्न क्या 90% आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको निःशुल्क ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसमें प्रश्नों की जो श्रृंखला दी गई हो बिल्कुल न्यूनतम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको प्रश्नों को देने में समझौता नहीं करता, उसी तरीके से इस वीडियोज़ को आपको वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने में आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ये आपको मुझसे वादा करना चाहिए। तो रीतिकाल की भाग 2 की वीडियो इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो क्रम से चल ही रहा है। लेकिन आपकी जो मांग थी भाषा विज्ञान को लेकर, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कुछ हो सकती है मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको हल कराने चल रहा हूँ। वीडियोज के साथ प्रश्नों को जो मैं देता हूँ, आप प्रश्नों को तो हल करते ही हैं, उस प्रश्नों के माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिल्कुल आप तैयारी से समझौता नहीं करेंगे। तैयारी करिए अच्छे से। जो कुछ दिक्कतें होती हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जुड़े ही हैं, बताइए। आपके व्हाट्सअप भी आते रहते हैं, मैसेज भी आते रहते हैं। तो चूंकि अभी मैं हिंदी की ही तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल पे, तो इसलिए आप हिंदी के जो भी हैं वो मैसेज करते रहें। मैं हिंदी के माध्यम से उनको ग्रुप में ऐड करूँगा। तो चूंकि प्रक्रिया अभी चल रही है इसलिए आप सभी वीडियो से जुड़े रहें, और क्लासेज जो हैं ये चल ही रही हैं। तो आज चलिए भाषा विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम हल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रश्न, भाषा की विशेषताएं बताइए। देखिए, भाषा की विशेषताएं जो होती हैं, प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है कि कभी कभी वो पूछ लेता है, 2 से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सी भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं है या कौन भाषा की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बातों के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, भाषा भावों एवं विचारों का संप्रेषण का माध्यम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। और प्रत्येक भाषा में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो होती हैं, जैसे कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, लेकिन भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, उसका स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता। भाषा परंपरागत होती है। भाषा का प्रवाह जो होता है वो अभिचित्र और नैसर्गिक होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति तथा भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन मानी जाती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है तथा प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। तभी तो आप कहते हैं कि हर जगह बोली अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली जो भाषा है वो आपकी संस्कृत निष्ठ भाषा को ही टकसाली भाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो आप जानते हैं कि इसका सर्वप्रथम जो देवनागरी लिपि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। और इसका गुजरात के जो राजा थे जयभट्ट के 7वीं एवं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, इसमें किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? आंसर आप देख रहे हैं, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को प्रचलित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जो लिपि सुधार परिषद था, उसमें 28-29 नवंबर 1953 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो 28-29 नवंबर 1953 को अध्यक्षता हुई थी उत्तर प्रदेश में, ये
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मैं बता दूं उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने ही उनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि देवनागरी लिपि का जो है वो विकास किससे माना जाता है, तो आप बताएंगे कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो खरोष्ठी लिपि से माना जाता है। और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास बाजपेयी जी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का एक हिंदी व्याकरण जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था, गुरु के व्याकरण में करते हुए नागरी प्रचारणी सभा ने एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरीदास बाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशन में आया और हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन व्याकरण इसी रचना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संघ की, देखिए आपको जो मैं बताता हूँ, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है, आप सभी जानते हैं। तो राजभाषा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे। कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बीजी खरे जी बनाए गए और इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। कितने सदस्य? 21 मेंबर्स थे। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। ग्रिम नियम किससे संदर्भित है या किनसे संबंधित है? तो ग्रिम नियम की बात करें तो ये स्वनिम विज्ञान से संदर्भित है, अर्थात ध्वनि विज्ञान से संदर्भित है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो इनके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान एक थे याकोब ग्रिम। याकोब ग्रिम, इन्होंने 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया था ये। इस नियम का संबंध बात करें तो भारोपी स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित हैं। किस चीज़ पर आधारित हैं? बलाघात पर आधारित हैं। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक जो वर्गीकरण किया गया है उसकी बात करें तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार की बात करें अगर हम, तो भारोपी परिवार आता है जिसमें भारत और यूरोपीय आते हैं। द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, ब्रुस्की परिवार, उराल अल्लाई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार, हित्ती परिवार इत्यादि ये सभी चीज़ें प्रमुख हैं विश्व की भाषा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली कौन सी है? वो ब्रिज भाषा है। ब्रिज भाषा बोली सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली मानी जाती है। ब्रिज भाषा बोली का क्षेत्र की बात करें तो ये आपके आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रिज भाषा की साहित्यिक एवं लोक साहित्यिक दोनों में समृद्ध परंपरा पाई जाती है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी बांगारू भाषा के रूप में जानी जाती है। कन्नौजी तथा बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती हैं। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप जानते हैं कि हरियाणी या बांगुरी जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी है और इसमें पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो हरियाणी या बंगारू जो पश्चिमी हिंदी भाषा की प्रमुख बोली है, इसका विकास पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली जिसे आप कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां हैं। जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत आप अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती हैं। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसकी बोली भोजपुरी, मगही तथा मैथिली है।
मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है आप जानते हैं कि वो बिहारी की है। तो मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। इसके अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी आदि बोलियां बोली जाती हैं। ग्वालियर की बोली क्या है? तो आप जानते हैं कि ग्वालियर की जो बोली है वो बुंदेली है। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा भोपाल में बोली जाती हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आप जानते हैं कि हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां हैं जिन्हें आप अवधी और बघेली कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पंक्तियां देता हूं और उन पंक्तियों के माध्यम से आपको हमको बताना है। ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परत हैं, कैसे के रचों बियाह रे। फिर से सुनिए, ताले के पानी पताल गई बेटी, पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परत हैं, कैसे के रचों बियाह रे। ये जो पंक्ति है ये किस बोली की है? तो ये बोली आप जानते हैं कि ये अवधी भाषा में रची गई है। ठीक है, ये अवधी भाषा की बोली में लिखा गया है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि हिंदी का जो पाणिनि है वो कामता प्रसाद गुरु जी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी होती है? तो भाषा की जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है वो जटिलता से सरलता की हो रही थी। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह होता है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है। अपने इसी गुण के कारण इसका निरंतर विस्तार एवं विकास होता रहता है। जैसे पहले बच्चा भाषाओं को सीखने में कठिनाई प्रस्तुत करता है, कठिनाई दिखाई देती है, उसके बाद वो धीरे धीरे आसान होती जाती है उसके लिए बोलना। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आप जानते हैं कि अंगिका जो है ये बिहार की बोली है। कहाँ की बोली है? बिहार की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोलियों में मानी जाती है। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेशों के जो नाम था वो अंग था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी जिसका आधुनिक नाम चंपारण है। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ जो आती हैं वो आप जानते हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी नाम दिया गया है। ठीक है, बघेली हिंदी या फिर त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं जो हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में देखने को मिलती हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी हैं। आपको वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता था। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृति जो है वो मिट्टी की बारात है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी इसको जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी तिथि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यद्यपि यह 26 जनवरी 1950 को मान्य हुआ, राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी प्राधिकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आप जानते हैं कि बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। प्राचीन काल का उत्तर कोसल दक्षिण क्षेत्र की ही पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में अवधी, मध्य प्रदेश में बघेली, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है, जबकि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली और अंगिका हैं। ठीक है, इसको देखिए आप, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बोली बहुला जो बोली होती है वो छत्तीसगढ़ी मानी जाती है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो आप जानते हैं कि पाली भाषा की जो समय सीमा होती है वो 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। क्योंकि 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक भारत की आर्य भाषा के काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक चली थी। मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से 1000
ईस्वी तक चली। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, जो आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उस काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, जिसको आप पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा आपकी 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक थी। प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक चली, और अपभ्रंश भाषा की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो आप जानते हैं कौरवी जो होती है इसको खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। नागरी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी आदि भी इसी के नाम है। और इसमें प्रचलित नाम की बात करें तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। आपको हम एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि बोलियों की जो हिंदी भाषा की प्रकृति है, उन सभी चीज़ों को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें हम सभी चीज़ें आपको क्लियर करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो आप प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो आप बताएंगे शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कितने उपभाषा में डिवाइड होता है, ये आप देखेंगे। तो हिंदी का जो भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश हुई, और यही शौरसेनी अपभ्रंश 4 भागों में टूटा। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो होती है, आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में के 5 पार्ट हो गए। पहला खड़ी बोली आता है, जिसे आप कौरवी कहते हैं। दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा हरियाणवी या बांगरू जिसे कहते हैं, चौथा बुंदेली, पांचवा कन्नौजी। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे, जो इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। पश्चिमी हिंदी कौन कौन होती हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, फिर इसी शौरसेनी अपभ्रंश में उपभाषा में राजस्थानी के, वो पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो ये आपके 4 भागों में टूट जाती है। तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसे आप मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी हो जाता है, उत्तरी राजस्थानी की बात करें तो मेवाती हो जाता है, और दक्षिण राजस्थानी की बात करें तो मालवी। तो कौन कौन? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी जो है आपके, पहाड़ी हिंदी आपके 3 भागों में टूटती है। ये आप जानते हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, पहाड़ी हिंदी कितने भागों में टूटती है? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी है। और नेक्स्ट जो होता है वो गुजराती हिंदी है, वो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा जो है वो 4 भागों में टूटी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। तो ये सभी थे प्रश्न जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों के रूप में बता पाया। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं फिर लेके आऊँगा आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और पूरा मैं हल कराने का प्रयास करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैं आपको हल कराऊं वो पूरे व्याख्या के साथ हों। उस प्रश्नों के संदर्भ में जो भी कुछ डाउटनेस हो आपकी क्लियर हो जाए, और उस प्रश्न से जो भी मतलब संबंधित अन्य प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको क्लियर होते चले। ये मेरा आपसे वादा है कि जितने भी प्रश्न मैं हल कराऊंगा उनसे संदर्भित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो पूरे हल होंगे। टीजीटी पीजीटी में जिस भी टॉपिक से मैं बताऊंगा उतने प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। तो बस इसमें चाहिए कि आपकी लगन और सत्यनिष्ठा के साथ आप तैयारी करिए। मैटर मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से जो भी दिया जाएगा वो बिल्कुल बेजोड़ होगा, और आपकी तैयारी के लिए आपको जो भी मेहनत करेंगे वो सार्थक सिद्ध होगा। ये जब आप पेपर देने जाएंगे और देकर आएंगे तब आप हमें बताएंगे कि पेपर आपका कैसा रहा। तो जो भी प्रतिबद्ध ढंग से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करा रहा हूँ उसके सार्थक परिणाम आप देंगे। वीडियोज़ को अपने रिलेशन में अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे ढंग से चल सके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते ही हैं तो बिल्कुल आप शेयर करिए, और इसको और भी ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट टॉपिक भाषा विज्ञान सभी हो सकता है 1 या अधिकतम 2 वीडियोज़ मैं आपको बना के इस भाषा विज्ञान को, इस पूरी श्रृंखला को समाप्त करूँगा। तब नेक्स्ट टॉपिक रीतिकाल का दूसरा पार्ट में लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका स्नेह और प्रेम ऐसे ही बना रहे, और आपका आकांक्षी हूँ ऐसे ही प्रेम के लिए। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखा करें, नोट्स भी बना लें तो बहुत अच्छी बात है, न तब वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी।
जो भी कोई दिक्कतें हों आप कमेंट के माध्यम से या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपके सुझाव को फॉलो करता हूँ, जो कुछ कमियाँ होती हैं उनको सुधार करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी हमारे परिवार की तरह हैं। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से। नमस्कार, शुभ दिन।